नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी ऑल में। दोस्तों आज का हमारा मॉडल पेपर होने वाला है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का, जिसमें दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में पहले पूछे गए हैं एनसीईआरटी पद्धति से रिलेटेड और जो कि पूछे जा सकते हैं, मतलब जिनकी संभावना है, उन्हीं क्वेश्चन को हमने दोस्तों मॉडल पेपर में शामिल किया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और दोस्तों अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल पे आप अभी भी नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे, कोई भी मॉडल पेपर आपसे ना छूटे। जैसे ही हम मॉडल पेपर डालते हैं, नई वीडियो डालते हैं, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है आज का। 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य सर्व शिक्षा अभियान वर्ष में शुरू किया गया था। किस वर्ष में शुरू किया गया था आपको बताना है दोस्तों। सर्व शिक्षा अभियान जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का उद्देश्य था, ठीक है। 1998 से 2001 से या 2003 से, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सर्व शिक्षा अभियान जो है वो 2001 में शुरू किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा 2001, ठीक है ना। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से कौन सी है। परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था, आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था या स्वकेंद्रित अवस्था, ठीक है। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है ना, वो दोस्तों आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था है, ठीक है, जो कि किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से संबंधित है, ठीक है ना। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, ठीक है। भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूली योजना वर्ष में शुरू किया गया था। 2001 में, 2003 में, 2004 में या 2006 में, ठीक है। आपको बताना दोस्तों कि भारत सरकार की कंप्यूटर पर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए जो आईटी स्कूल था ना, ठीक है, यह योजना 2004 में चालू की गई थी। कब चालू की गई थी दोस्तों? वर्ष 2004 में शुरू की गई थी। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, रट लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है। अब भी देखा था दोस्तों हमने, आपको ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है, ठीक है ना, कि कितने वर्ष की आयु के लिए लागू है ये। तो याद रखिएगा दोस्तों, 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ष के बच्चों के लिए जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो उनके लिए लागू है, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है, ठीक है। मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या सांख्यिकी विधि, ठीक है। तो दोस्तों एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की जो सर्वाधिक अच्छी विधि है ना, वो सबसे अच्छी विधि दोस्तों विकासीय विधि मानी जाती है, ठीक है। कौन सी विधि? विकासीय विधि को एक बच्चे के बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि माना जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के लिए, ठीक है ना, रट के जाइएगा। एज इट इज क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसके द्वारा कहा गया है दोस्तों। याद रखिएगा, क्रो एवं क्रो के द्वारा कहा गया है 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी, ठीक है ना। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताओं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है, ठीक है। आपको बताना है कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन दिया गया है। आपको बताना है हरलॉक के द्वारा, जेम्स ड्रेवर के द्वारा, मैकडूगल के द्वारा या मुनरो के द्वारा, ठीक है। तो उपरोक्त कथन जो दिया गया है दोस्तों वो दिया गया है हरलॉक के द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा दिया गया है हरलॉक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्तरीय या गुणवत्ता शिक्षा के लिए ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद किस वर्ष में निकाला गया, ठीक है। आपको बताना है कि स्तरीय या उच्च स्तरीय, इसको आप उच्च स्तरीय बोल सकते हैं, या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष में निकाला गया। 1990, 1992, 1998 या
1996। कब निकाला गया दोस्तों, याद रखिएगा 1998 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, गार्डनर ने सात बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है, इनमें से वह कौन सा नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि गार्डनर के द्वारा जो सात बुद्धि के अधिमान निर्धारित किए गए हैं, इनमें से कौन सा जो उसके अंतर्गत नहीं आता है। स्थान संबंधी बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि या भाषात्मक बुद्धि। ठीक है, तो गार्डनर ने जो सात बुद्धि के अधिमान निर्धारित किए ना, उसमें से जो भावात्मक बुद्धि है वो इसके अंतर्गत नहीं आता है। बाकी आपके स्थान संबंधी बुद्धि, अति व्यक्तित्व बुद्धि और भाषात्मक बुद्धि, ये तीनों इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो सीधा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भावात्मक बुद्धि जो है वो गार्डनर के सात बुद्धि अधिमान के अंतर्गत निर्धारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का कितना प्रतिशत हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। ठीक है, 60%, 85%, 50% या 95%। तो अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का जो 85% हिस्सा होता है, ठीक है, कितना 85% जो हिस्सा होता है वो दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 85%। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। आपको एक क्वेश्चन यहाँ से मिलता ही है बुद्धि लब्धि से। ठीक है, तो आपको निकालते आना चाहिए। यहाँ पर आपको मानसिक आयु और कुछ भी दे सकता है और वास्तविक आयु भी और कुछ भी दे सकता है। ठीक है ना, तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका होता है दोस्तों फॉर्मूला मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणित 100। ठीक है, तो आपकी मानसिक आयु क्या हो गई 5, वास्तविक आयु क्या हो गई 4 गुणित 100। ठीक है, तो इसको आप कैंसिल करेंगे 25 और 25 पंचे 125, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 125। ठीक है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है और उसकी जो वास्तविक आयु है वो 4 वर्ष है तो उसकी जो बुद्धि लब्धि होगी वो 125 होगी। ठीक है ना, आपको फॉर्मूला याद रखना है, बाकी आपको आंसर ऑटोमेटिक निकल जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है। बीएन झा, स्किनर, डेविस या वुडवर्थ। ठीक है, तो दोस्तों मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसके द्वारा कहा गया है, स्किनर के द्वारा। ठीक है, यह कथन जो है वो स्किनर ने दिया है कि मनोविज्ञान जो है वो शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है सामान्य बुद्धि का बालक है, वो प्रखर बुद्धि का है, उत्कृष्ट बुद्धि का है या प्रतिभाशाली बुद्धि का है। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि अगर 90 से 110 के बीच की होती है दोस्तों, वो बालक जो है ना वो सामान्य बुद्धि का बालक होता है। ठीक है, तो वो जो बच्चा है वो सामान्य बुद्धि के बच्चे के अंतर्गत आएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किसका है। जॉन एवं सिम्पसन, गैसल, स्टैनली हॉल या ग्रिडफे। ठीक है, आपको बताना है कि किशोरावस्था एक नया जन्म है जिसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है, यह दिया गया है दोस्तों स्टैनली हॉल के द्वारा। ठीक है, स्टैनली हॉल का कहना था कि किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में या 6 वर्ष में। ठीक है, तो दोस्तों हिंदी अक्षरों को जो बालक है ना वो लगभग कितनी आयु में पहचानने लगते हैं दोस्तों, 5 वर्ष की आयु में। ठीक है, 5 वर्ष की आयु में हिंदी के अक्षरों को जो बालक है वो धीरे धीरे पहचानने लगता है। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 या 11 से 15 वर्ष। ठीक है, तो दोस्तों पियाजे की जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, याद रखिएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है वो मानी जाती है आपकी 11 से 15 वर्ष के बीच की आयु को। ठीक है, 11 से 15 वर्ष के बीच की जो आयु होती है उसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था माना जाता है, किसके अनुसार, पियाजे के अनुसार। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं, 150, 280,
390 या 460? चलिए बताइए कितना समय लगता है या कितने दिन लगते हैं गर्भ में बालक को विकसित होने में? वो लगते हैं दोस्तों टोटल 280 दिन। ठीक है, 280 दिन लगते हैं गर्भ में बालक को विकसित होने में। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा 280 दिन। किसने यह दावा किया है कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? बीएफ स्किनर, अल्बर्ट बंडूरा, नॉम चॉम्स्की या ई.सी. टॉलमैन? ठीक है, को बताना है कि यह दावा किसके द्वारा किया गया है कि सभी भाषाओं में होने वाले जो सार्वभौमिक गुण होते हैं वो जन्मजात ही होते हैं। ठीक है ना, ये माना है दोस्तों नॉम चॉम्स्की ने। ठीक है, किसका मानना है? ये नॉम चॉम्स्की का मानना है कि सभी भाषाओं में होने वाले जो कुछ सार्वभौमिक गुण होते हैं वो जन्मजात ही होते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का कौन सा सिद्धांत प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, क्रांतिक अवस्था समूह सिद्धांत या संज्ञानात्मक सिद्धांत? ठीक है, तो दोस्तों बाल मनोविज्ञान का जो सिद्धांत प्रारंभ के 4 से 5 वर्ष के अनुभवों पर आधारित होता है ना, वो सिद्धांत है दोस्तों आपका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है, कौन सा सिद्धांत है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है जो प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा आपका आंसर हो जाएगा। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? पेस्टोलॉजी, वॉटसन, स्टैनले हॉल या जेम्स सेल्ली? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों ये क्वेश्चन, याद रखिएगा, पेस्टोलॉजी के द्वारा, ठीक है, अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया गया था। ठीक है ना, बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर या इनमें से कोई नहीं? ठीक है ना, तो बालक का जो विकास होता है दोस्तों वो सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है ना, कहाँ से होता है? सिर से पैर की ओर होता है बालक का विकास। विकास के संबंध में गलत कथन है, आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से विकास के संबंध में ऐसा कथन कौन सा है जो गलत है? विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, सार्वभौमिक होता है, दिशा सिर से पैर की ओर होती है या वर्तुलाकार गति से होता है? देखिए दोस्तों, जो विकास है ना सभी को पता है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है ना, कभी भी जो विकास है विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता है, हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है ना, सामान्य से विशिष्ट की ओर ही होता है, और पर यहाँ क्या दिया है? विशिष्ट से सामान्य की ओर, तो विकास के संबंध में यह कथन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। गर्भधान काल की अवस्था नहीं है, शैशव अवस्था, डिंब बीजकरण या भ्रूणावस्था? ठीक है, गर्भधान काल की अवस्था के अंतर्गत जो नहीं आएगा, सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों, आंसर क्या हो सकता है आपका? ऑप्शन नंबर ए शैशव अवस्था इसके अंतर्गत नहीं आएगी। ठीक है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास या आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास? ठीक है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है मन तथा शरीर का विकास। ठीक है ना, मन तथा शरीर का विकास ही मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए रट के जाइएगा, एज इट इज क्वेश्चन आता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है पैर, सिर, धड़ या सभी का? ठीक है, गर्भ में सर्वप्रथम जो निर्माण होता है दोस्तों वो सिर का होता है। ठीक है, इसका निर्माण होता है, सिर का निर्माण सबसे पहले होता है। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम या 450 ग्राम? तो बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का जो भार माना जाता है या लगभग होता है वो दोस्तों 350 ग्राम होता है। ठीक है, कितना होता है? 350 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। कल्पना जगत में विचरण होता है शैशव अवस्था का, किशोर अवस्था का, बाल्य अवस्था का या शैशव अवस्था व किशोर अवस्था दोनों का? ठीक है, आपको बताना है कि कल्पना जगत में जो विचरण होता है ना वो किन किन अवस्थाओं का होता है? शैशव अवस्था व किशोर अवस्था। ठीक है, शैशव अवस्था और किशोर अवस्था दोनों का ही कल्पना जगत में विचरण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, शैशव अवस्था और किशोर अवस्था। ठीक है ना, किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन की सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले कौन है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन एग्जाम के लिए। ठीक है, को बताना है कि यह कथन किसके द्वारा दिया गया है या यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है कि किशोर अवस्था आदर्शों की व्यवस्था है,
आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांत निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन भी है। क्या? किशोरावस्था। यह परिभाषा जिसके द्वारा दी गई है दोस्तों वो है जीन पियाजे के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद रख के जाइएगा, जीन पियाजे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। आपको बताना है दोस्तों कि कम से कम हड्डियां मनुष्य के शरीर की जो हड्डियां हैं वो कम से कम किस अवस्था में होती है? शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोरावस्था के बाद, या प्रौढ़ावस्था में। सभी को पता है दोस्तों कि प्रौढ़ावस्था में मनुष्य के शरीर की जो हड्डियां हैं वो कम हो जाती है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, प्रौढ़ावस्था। किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन किसके द्वारा किया गया है? बार बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, इसलिए आपके लिए मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन हो जाता है, सभी को इसका आंसर पता होगा। किशोर अवस्था बड़े ही संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन दिया गया है स्टैनली हॉल के द्वारा, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। ठीक है ना, आपको याद रखना है। नैतिक तर्क की अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? नैतिक तर्क की अवस्था का सिद्धांत जो है दोस्तों वो किसके द्वारा स्पष्ट किया गया है? कोहलबर्ग, एरिक्सन, फ्रायड या पावलाव। ठीक है, ये किया गया है कोहलबर्ग के द्वारा। ठीक है, कोहलबर्ग ने ही नैतिक तर्क की अवस्था का सिद्धांत जो है वो स्पष्ट किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा, कोहलबर्ग। ठीक है। पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? कार्ल रोजर्स, फ्रायड, फ्रांसिस गाल्टन या इवॉन पावलोव। ठीक है, आपको बताना है कि पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का जो संप्रत्यय है वो किसके द्वारा दिया गया है? वो दिया गया है दोस्तों कार्ल रोजर्स के द्वारा। ठीक है ना, किसके द्वारा दिया गया है? कार्ल रोजर्स के द्वारा दिया गया है पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय। ठीक है ना। निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की है? तो वो की है दोस्तों आपके पियाजे ने। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है, सभी को ही पता होगा इसका आंसर। ठीक है ना, तो याद रख के जाइएगा, कभी कभी आपको ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना, कि वस्तु स्थैर्य के विकास को बच्चे में समझने में सहायता किसने की है? जीन पियाजे ने। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था? कार्ल पियर्सन ने, मैकडूगल ने, मेंडल ने या पावलाव ने। ठीक है, वंशानुक्रम के संबंधित जो चूहों पर प्रयोग किया गया था दोस्तों वो किया गया था किसके द्वारा? मेंडल के द्वारा। ठीक है, मेंडल के द्वारा चूहों पर प्रयोग किया गया था। आपको ये क्वेश्चन देखने को एग्जाम में जरूर मिलता है। ठीक है ना। 35 नंबर क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? कॉल्सनिक, पियाजे, स्किनर या हरलॉक। ठीक है, बताना है कि वह कौन से मनोवैज्ञानिक है जिनके अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, मतलब लगातार चलने वाली और धीमी प्रक्रिया है। ये किसके अनुसार है? स्किनर के अनुसार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, स्किनर। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिव्रत अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो व्यक्तित्व विकास की जो अवस्था है दोस्तों वो याद रखिएगा किसकी अवस्था है? व्यक्तित्व विकास, ये है आपकी अधिगम एवं वृद्धि। ठीक है, व्यक्तित्व विकास की जो अवस्था है वो अधिगम एवं वृद्धि है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? मुखीय, गुदीय, लैंगिक या प्रसुप्ति। ठीक है दोस्तों, फ्रायड के अनुसार जिस विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है दोस्तों वो है लैंगिक अवस्था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, लैंगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेशलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? अंकगणितीय, सादृश्यता या समानता, शाब्दिक तर्क या चित्रपूर्ति। ठीक है, तो निम्नलिखित में से जो बच्चों हेतु वेशलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है दोस्तों वो है चित्रपूर्ति। ठीक है ना, कौन सी है? चित्रपूर्ति। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि या आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। ठीक है, सभी को इसका आंसर पता चल गया होगा पढ़ते ही कि विकास में वृद्धि से जो तात्पर्य होता है दोस्तों वो आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। ठीक है, 40 नंबर है, स्कूल पुस्तकालय
किसका एक शैक्षणिक तंत्र है? अल्प मूल्य, थोड़े मूल्य, ज़्यादा मूल्य नहीं, या विचारणीय मूल्य। ठीक है, तो दोस्तों स्कूल पुस्तकालय जो होता है ना, वो एक विचारणीय मूल्य का एक शैक्षणिक तंत्र होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, स्कूल पुस्तकालय विचारणीय मूल्य का एक शैक्षणिक तंत्र है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है आपको। ठीक है ना, तो याद रख के जाइएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और दोस्तों इसी तरह की वीडियो लगातार पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।